अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक न्यू कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं और इस कोर्स के अंदर जो है हम पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल जो है वो पढ़ेंगे। सही है ना? अच्छा, जब हम एसक्यूएल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले हम सवाल ये करते हैं कि यार ये डेटाबेस क्या होता है। सही है ना? तो देखिए, डेटाबेस जो होता है ना, वो हमें ये अलाउ करता है एज अ यूज़र, मैं या आप जो है हमें ये चीज़ अलाउ करता है कि हम जो है उसको डेटा को स्टोर कर सकें और उस डेटा को एक अच्छे फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है? मसलन अगर मेरे पास डेटा ऐसे पड़ा हुआ है, मोहम्मद अली, सही है, या जिब्रान नासिर, सही है, या सुफियान अहमद पड़ा हुआ है, तो मैं ये नहीं समझ पाऊँगा कि यार ये डेटा किस चीज़ से रिलेटेड है या डेटा क्या क्या है। लेकिन अगर मैं इसको ऑर्गेनाइज कर दूँगा, मतलब मैं सुफियान का नेम फर्स्ट नेम में डाल दूँगा और अहमद का नेम लास्ट नेम में डाल दूँगा, तो मुझे एक ऑर्गेनाइज डेटा मिल जाएगा और मेरे लिए ईजी होगा। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा ये कि डेटाबेस जो है हमें हमारी हेल्प करता है कि हम बहुत ही मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील कर सकते हैं ना। ह्यूज अमाउंट हो सकती है, 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक। अब एक सवाल ये ज़रूर आता है कि यार ये डेटाबेस के कौन कौन से टिपिकली तौर पे यूज़र्स हो सकते हैं। तो उसकी वैरायटी ऑफ यूज़र्स हो सकते हैं। इसमें दो टाइप्स हम उसमें उसको करते हैं। एक एनालिस्ट हो सकते हैं और कुछ टेक्निकल तौर पे लोग हो सकते हैं। अगर मैं एनालिस्ट की बात करूँ तो उसमें बिजनेस आ जाता है, मार्केटिंग आ जाता है, सेल्स के लोग आ जाते हैं जो डेटाबेस को यूज़ करते हैं। टेक्निकल लोगों की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट आ सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन तो मेरे पास ये ज़रूर आता है कि यार भाई ये डेटाबेस ही को पढ़ने का क्या फ़ायदा। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर लूँ, उसको इंस्टॉल कर लूँ, उसके अंदर मैं डेटा डालना सीख लूँ कि डेटा एंटर कैसे करते हैं। सही है, उसमें फार्मूलाज भी आप लगा सकते हैं। ठीक। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ना इस तरह ये समझाता हूँ इनके दरमियान का डिफरेंस। भाई मेरी एक शॉप है, मैं कंप्यूटर एसेसरीज मिलती। ठीक है ना? मैं मॉनिटर भी सेल करता हूँ, मैं जो है लैपटॉप भी सेल करता हूँ, मैं एसएसडी भी सेल करता हूँ, मैं रैम मॉड्यूल्स भी सेल करता हूँ। सही है, मैं ग्राफिक कार्ड भी सेल करता हूँ। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि यार मैंने जो है वो क्या क्या चीज़ सोल्ड आउट कर दी है। सही है, कौन सी डेट को मेरे पास कितने का जो है स्टॉक जो है वो मैंने सेल किया है और कितना अमाउंट मेरे पास आया है। तो इसके बारे में रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि भाई मुझे तो डेटाबेस की नॉलेज ही नहीं है। मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, देखूँगा कि यार ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है एक्सेल को। एक्सेल इंस्टॉल करना सीख जाऊँगा, मैं उसमें डेटा एंटर करता रहूँगा प्रोडक्ट्स के नाम से, के अंदर के ये इस तारीख को ये वाला प्रोडक्ट मैंने सेल किया, किसको या कस्टमर नेम किया था। एक्सेल में आसान हो जाएगा काम मेरे लिए। तो इस चीज़ से मैंने ये समझी बात कि यार मैं ना एक अनट्रेन्ड आदमी था जिसको डेटाबेस की नॉलेज नहीं थी, इसलिए मेरे लिए एक्सेल जो है वो यूज़ करना ईजी है। सही ना? दूसरा ये कि अच्छा, एक्सेल में ये होता है कि एक रीजनेबल साइज का डेटा होता है, मतलब एक उसकी एक्सेल की फाइल की एक फिक्स साइज होगी। सही है ना? उसकी एक फिक्स साइज होगी, रीजनेबल साइज का डेटा आपके पास होगा, उसमें कुछ शायद मेरे ख्याल से 1 मिलियन रिकॉर्ड आप एंटर कर लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आप एक्सेल के अंदर। ठीक है। थर्ड ये कि अगर मैं एक अनट्रेन्ड बंदा हूँ और मुझे किसी ये देखना है कि यार इस डेट को मेरे पास ये जो माज नाम का कस्टमर था, यार ये क्या लेकर गया है मेरे पास से, ये
इसने क्या खरीदा था, तो मैं क्विकली तौर पे एक्सेल को खोल के सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम डेटा बेसिस पे आ सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार डेटा बेसिस जो है ना वो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर लेते हैं। सही है, मतलब आप इसमें 1 बिलियन रिकॉर्ड्स डाल दो यार, इसका अनलिमिटेड साइज होता है डेटाबेस का। आप सोचे ना कि फेसबुक जो है वो, हम ये कहीं पढ़ते हैं कि जैसे वो नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री थी सोशल डिलेमा के, उसने ये बताया था कि फेसबुक जो है वो एक बंदे के बारे में 500 डेटा पॉइंट्स रखता है। तो सोचो उसके बाद तो बिलियन बिलियन ऑफ यूज़र हैं, तो बिलियन ऑफ डेटा उसका सबका होगा। और मतलब उसका कितना साइज होगा उसके डेटाबेस का ना, वो अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा है, मैसिव है। दूसरा ये कि जो डेटाबेस हैं उसमें हम डिफरेंट डेटाबेसेस जो होते हैं ना उनको आपस में भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको किसी ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन का बताऊं, तो उसमें कस्टमर्स का नाम से एक डेटाबेस हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर्स का एक वो हो सकता है। सही है, और भी डिफरेंट डेटाबेसेस हो सकते हैं। डिफरेंट डेटाबेसेस में आपके डिफरेंट टेबल्स आ सकते हैं। जैसे मैंने ये तो थोड़ी सी ऐसे दे दी कि जैसे कि एक ही डेटाबेस होगा और उसके अंदर एक ऑर्डर्स का टेबल होगा, उसके अंदर एक कस्टमर्स का टेबल होगा, फिर एक और भी डेटाबेस उसके लिहाज से और बन सकता है, और हम मल्टीपल डेटाबेस को आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या एक और चीज़ कर सकते हैं कि यार हम चीज़ों को ना ऑटोमेट करना देखते हैं डेटाबेस के अंदर, ताकि हमारी रीयूजेबिलिटी हो सके। कि भाई मैं एक लॉजिक को बार बार क्यों लगाऊं, मैं एक रीयूजेबल चीज़ कर लूँ ताकि चीज़ें ऑटोमेट हो जाएं उससे, है ना। चौथी ये आती है डेटा इंटेग्रिटी। अच्छा, ये मैंने गलती से स्पेलिंग्स की लिख दी है, तो इसकी है डेटा इंटेग्रिटी। ठीक है ना। अब इंटेग्रिटी से मतलब क्या होता है, इंटेग्रिटी से मतलब ये होता है कि भाई जो मेरे मेरे पास एक राइट है ना, मेरे पास राइट है कि भाई मैं किसी और को इस चीज़ का राइट नहीं देना चाहता कि वो डेटा में से जो को डिलीट करे या उसको एक्सेस भी करे। भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी शॉप का हर बंदा ये जाने कि कौन कौन से जो है वो कस्टमर्स मैंने ये कित उसकी जो है वो परचेज़ की है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो अकाउंटेंट का बंदा हो ना, अकाउंट पे बैठा हो, सिर्फ उसको बताओ कि इस कस्टमर ने कितने की सेल की, इस कस्टमर ने कितने की सेल की थी। और अगर कोई शॉप मेरा जो है कोई बंदा छोड़ के चला जाता है, तो मेरे पास ये राइट हो कि मैं उसके यूज़र के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकूँ। तो ये डेटा इंटेग्रिटी में आ जाता है। आखिर चीज़ ये है कि डेटा बेस जो है ना वो आपको सपोर्ट देता है वेबसाइट्स के लिए और एप्लीकेशंस के लिए। वेबसाइट्स में आपका जैसे मर्न स्टैक है, सही है, उसके अंदर तो आप ऐसा डेटाबेस को मोंगोडीबी यूज़ करते हैं, विच आर नॉन रिलेशनल डेटाबेस। सही है, और उसको नोड जेएस के साथ और आप रिएक्ट एज अ फ्रंट एंड के साथ यूज़ कर लेते हैं। लैम्प स्टैक भी आता है जिसमें आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज़ करते हैं। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में आप रिएक्ट नेटिव यूज़ कर सकते हैं, फ्लटर के साथ डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटलिन के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब हमें ये पता होना चाहिए कि यार एक तो हम पोस्टग्रेस एसक्यूएल को स्पोर्ट पढ़ रहे हैं ना, तो पहले तो मैं ये जान के यार ये एसक्यूएल क्या चीज़ है। सही ना, एसक्यूएल की जो स्टैंड फॉर्म है वो है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अच्छा, ये जो है ना पहली बात है कि रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है ना, और ये हमारी हेल्प करता है कि हम डेटा को स्टोर कर सकें, डेटा को अपडेट कर सकें, और उससे डेटा को क्यूरी लगा के डेटा को मैं रिट्रीव कर लूँ। सही है ना। स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ये रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस आपका कोई भी हो सकता है। अब जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं पोस्टग्रेस एसक्यूएल, भाई इसमें और एसक्यूएल में क्या डिफरेंस था। पोस्टग्रेस एसक्यूएल है ना, इसमें भी एसक्यूएल ही की सारी चीज़ें हैं, बस इसमें थोड़ी इन्हेंसमेंट लाई गई है। इन्हेंसमेंट क्या लाई गई है
कि हम इसके अंदर डेटाबेस के स्कीमास के अंदर क्लासेस और इनहेरिटेंस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमने आज क्या क्या देखा, क्या क्या हम रिवाइज कर लेते। हमने पढ़ा कि यार हमने डेटाबेस के बारे में जाना, सही है। हमने देखा कि इसके टिपिकल यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं। हमने जाना कि एक्सेल की एक वर्कशीट और डेटा बेसिस में पर क्या क्या हो सकता है, कौन कौन ये बंदा यूज़ करेगा। ठीक है। हमने जाना कि यार एसक्यूएल होता क्या है, और आखिर में हमने जाना कि पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल के अंदर क्या चीज़ थी, क्योंकि एसक्यूएल में नहीं थी। तो पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल का मैं आखिर में पॉइंट ये बता दूँ कि पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल जो है वो ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को लेकर आ गया है, क्लासेस और इनहेरिटेंस को। ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही हम पढ़ते हैं, सही है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।